दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल में स्वागत है। डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभाकर। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि बिजनेस कैसे हम शुरू करते हैं। पहले तो सोचते हैं कि कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है, और उस बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, ठीक है। कुछ घर से भी आप गुड्स लगाते हैं, चाहे तो घर से कोई एसेट लगाते हैं। तो वो सारा चीज़ क्या होता है वो आपको लास्ट क्लास में बता दिया गया था, और कुछ बेसिक टर्म्स भी उसमें क्लियर हो गया था, जैसे कि डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। लेकिन ये सारा टर्म्स का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, और पूरी तरह से आज आप ये सारा टर्म्स को समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दें जिनको अभी इस लॉकडाउन में खास करके इसकी जरूरत है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको ट्रांजैक्शन के बारे में समझाना चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन से पहले आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि आपको ट्रांजैक्शन से मतलब नहीं है, बिजनेस ट्रांजैक्शन से मतलब है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ट्रांजैक्शन क्या होता है और बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे ए है और बी है, दो लोग हैं, ठीक है। ये अपना शॉप खोल के बैठा हुआ है जिसमें ये कुछ बेचना चाहता है, और बी जो है ये कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर जो सामान खरीदना चाहता है। तो बी आएगा ए के पास और बोलेगा कि आप हमको कुछ सामान दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये चावल दाल का दुकान है और इससे ये चावल या दाल कुछ खरीदता है या फिर चीनी खरीदता है, ठीक है। मान लीजिए शुगर खरीद लिया, ठीक है, ये भी शुगर इससे खरीद लिया। तो ये क्या हुआ है, इवेंट हुआ। क्यों इवेंट हुआ? क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ लेन देन हुआ। जैसे ही दो लोगों के बीच में लेन देन होता है एट अ पार्टिकुलर प्लेस, ठीक है, और एट अ पार्टिकुलर टाइम, देन इट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको तभी बोलेंगे जब आप उस चीज का बिजनेस करते होंगे। जैसे कि आप अपने दोस्त को पैसा दे दिए, ठीक है। आपका दोस्त है मोहित आया और आपसे बोल रहा है कि अभी हमको हेल्प कर दो 500 का, बाद में तुमको दे देंगे, ठीक है। तो आप मोहित को पैसा दे दिए 500, तो वो क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है? क्या आप मोहित से बिजनेस कर रहे हैं? नहीं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन तभी कहलाएगा जब आप उस चीज का बिजनेस करते हैं। जैसे ये दुकानदार चावल दाल का दुकान था, ये शुगर बेचा कस्टमर को, ठीक है। तो ये बिजनेस कर रहा है ना चावल दाल का, मतलब राशन का दुकान ही है इसका, तो ये बेचेगा भी राशन ही, ठीक है। तो राशन बेचने से इसके पास पैसा आया, तो जो पैसा का लेन देन हुआ है वो क्यों हुआ? बिजनेस के वजह से हुआ, और आप उसी चीज का बिजनेस करते हैं तभी इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे, ठीक है। एक और चीज कि ये बी आया, चाहे तो बी जो है ना ये फोन कर दिया, ये बी जो है कॉल किया ए को और बोला कि 10 किलो तो हमको सामान भेज देना, ठीक है। सिर्फ ऑर्डर दिया है, मतलब खरीदा नहीं है। तो जब ऑर्डर दिया जाता है ना तो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहते हैं। जब तक वो सामान खरीदा नहीं जाएगा, अगले के पोजीशन में नहीं आ जाएगा, एग्रीमेंट नहीं हो जाएगा, तब तक ये बिजनेस ट्रांजैक्शन भी नहीं कहलाएगा, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन कब कहलाएगा, अब आपको समझ में आया? तो ये चीज तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि कोई आपसे प्रॉमिस करता है तो वो चीज बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे कि आप किसी मैनेजर को अपॉइंट करना चाहते हैं, ठीक है। कोई मोहन आया, जो मोहन को आप उसको मैनेजर में के तौर पे अपने बिजनेस में रखना चाहते हैं, ठीक है। आप उसको प्रॉमिस कर दिए कि चलो तुम कल से आ जाना, तुमको मैनेजर के तौर पे रखेंगे, 30,000 तुमको महीना सैलरी देंगे। तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पैसा का लेन देन नहीं हुआ। जब तक पैसा का लेन देन नहीं होगा तब तक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। ट्रांजैक्शन तो हो पहले, उसके बाद में बिजनेस ट्रांजैक्शन देखेंगे, ठीक है। तो पैसा का लेन देन हुआ मतलब ट्रांजैक्शन हुआ।
अब बिजनेस ट्रांजैक्शन जब कहेंगे जब वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे गुड्स खरीदे, अगला वो पेमेंट कर दिए, गुड्स बेचे, अगला सा पेमेंट ले लिए, तो मेरा काम ही वही है, गुड्स को खरीदना बेचना और उसके बदले पैसा लेना, चाहे तो पैसा पेमेंट करना, ठीक है। तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको नहीं कहेंगे, आप उस चीज का बिजनेस ही नहीं करते हैं तो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, या फिर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ना हो, ठीक है। जैसे आपके दुकान में फर्नीचर की जरूरत है, ठीक है, तो आप फर्नीचर खरीदते हैं तो आप बोलेंगे कि सर इस चीज का हम बिजनेस नहीं करते, मेरा चावल दाल का दुकान है, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन तो नहीं होना चाहिए। तो नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप अपने बिजनेस के यूज में लाने के लिए वो फर्नीचर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको नहीं कहेंगे, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे कि दोस्त को पैसा दे दिए, भिखारी को कुछ पैसा दे दिए, ठीक है, डोनेशन दे दिए, चैरिटी में पैसा दे दिए, तो ये आपके बिजनेस का कोई फायदा कभी नहीं है और आपके बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। कोई आपको फोन करके ऑर्डर भी देता है ना, तो ये ट्रांजैक्शन तो होता ही नहीं, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ठीक है। किसी को ऑर्डर देना, ठीक है, प्रॉमिस करना कि हम तुमको मैनेजर में अपॉइंट कर लेंगे, एम्प्लॉय में रख लेंगे, ठीक है, तो जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता है। तो आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन अब क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन समझाना चाहते थे, जो हम समझा चुके। अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स देखना है। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, इससे पहले हम आपको एसेट और लायबिलिटी बता देना चाहते हैं कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है एक्चुअली में। एनीथिंग व्हिच इज इन द पोजीशन और द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस enterprise including the amounts due to it from others is called an asset. For example, cash, bank balance, stock, furniture, debtors, bills receivable, etc. ठीक है, तो इसको हम लोग एसेट कहते हैं। इसका एग्जांपल दिया गया है कैश, बैंक में जो आपका बैलेंस होता है, स्टॉक जो आपके दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है जो आप बेचने के लिए खरीद के लाए हैं, और फर्नीचर, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो एसेट होता है। जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि एनीथिंग व्हिच इनेबल्स द फर्म टू गेट कैश इज कॉल्ड एन एसेट। ठीक है, मतलब आपके बिजनेस को चाहे आपको ये इनेबल करता है, मतलब इजाजत देता है कि आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज नहीं तो कल कभी भी अगर आप उस चीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो एसेट कहलाएगा। ठीक है, एनीथिंग व्हिच इज इन द पोजीशन, तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि ये आपके पोजीशन में होना चाहिए, मतलब आप इसके मालिक हैं। पहला पॉइंट ये कि आप इसके मालिक हैं। ठीक है, मालिक नहीं होंगे तो वो आपका एसेट नहीं कहलाएगा। जैसे कि पड़ोसी का बाइक बेच दिए, कैश मिला तो आप रख लिए, तो वो तो आपका एसेट था ही नहीं, वो तो पड़ोसी का एसेट था ना, क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है, आप भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपका एसेट नहीं कहलाएगा, वो पैसा भी आपका नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका पोजीशन आपके पास नहीं है, चाहे लीगल राइट आपके पास नहीं है, आप उसके मालिक नहीं हैं। और द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इट, चाहे तो जो आपका बिजनेस एंटरप्राइज है, जो आपका दुकान है, उस दुकान से कोई सामान उधार लिया है, ठीक है, जिसको पैसा देना है आपको। ठीक है, मतलब आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं, मोहन आया, आपसे सामान उधार लिया और वो बोला कल तुमको पैसा दे देंगे, तो वो मोहन आपके लिए क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? ऐसे तो मोहन को हम लोग डेटर्स कहते हैं, तो डेटर्स क्या हो जाएगा? एसेट होगा आपका। क्यों? क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, कल परसों जाकर के आपको पैसा वो देगा ना, तो पैसा आएगा वहां से, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। तो एसेट का एग्जांपल कैश खुद तो हो गई, बैंक में आपका बैलेंस है, बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, कैश में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए ये भी एसेट है। स्टॉक को बेच करके पैसा आप ला सकते हैं, तो पैसा मिलेगा आपको, इसलिए वो भी एसेट है। फर्नीचर को बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए एसेट है। डेटर्स कौन है? अभी मोहन का एग्जांपल दिए थे, जैसा आपका दुकान खोल करके बैठे हुए हैं और मोहन आया, उधार आपसे सामान मांग रहा है, वो कल आपको पैसा दे देंगे या फिर 2 दिन बाद दे देंगे, तो वो मोहन को आप डेटर्स कहेंगे।
ठीक है। और डेटर्स भी एसेट होता है क्योंकि वो कल परसों जो प्रॉमिस कर रहा है कि आपको पैसा दे देंगे इन फ्यूचर, तो वो देगा ही आपको, इसीलिए उसको हम लोग एसेट मान के चलते हैं। बिल्स रिसीवेबल, ये भी क्या होता है, आपको रिसीव होने वाला होता है इन नियर फ्यूचर, ठीक है। मतलब फ्यूचर में चाहे एक स्पेसिफाइड टाइम है उसके बीच में आपको पैसा आने वाला है, तो ये क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है। इसका एक चैप्टर ही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है, जिसमें आप बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के बारे में काफी डीपली पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी इंट्रोडक्शन में इस पे उतना ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है। ये देखिए, एसेट आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कोई भी एसेट अगर आपको फ्यूचर में फायदा देता है, चाहे कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको एसेट कहेंगे। और दूसरा पॉइंट उसमें क्या है कि द राइट ऑफ विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और इंडिविजुअल, मतलब कि उसका राइट यानी मालिकाना हक आपका है या फिर आपके बिजनेस का या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका है, तभी हम लोग उसका एसेट कहेंगे। जैसे आपका एसेट कब कहेंगे, जब उसका मालिकाना हक आपका होगा, तभी वो एसेट आपका कहलाएगा, ठीक है। और देखिए, अकॉर्डिंग टू आरएन एंथोनी का क्या कहना है कि एसेट आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस व्हिच आर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, ठीक है। मतलब एसेट हम लोग उसी को कहेंगे जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। मतलब आपके दुकान में कचरा भी तो होगा, रेसिड्यू होगा, स्क्रैप होगा, जिसका बिल्कुल वैल्यू नहीं होगा, आप उसको बेच करके कैश नहीं ला सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो भले ही आप मालिक हैं उसके, लेकिन कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए वो एसेट नहीं कहलाएगा। एसेट तभी कहलाएगा जब उसका कुछ वैल्यू रहेगा, ठीक है। और उससे कुछ ना कुछ हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं या फिर उसको मनी में मेजर कर सकते हैं, तभी उसको एसेट कहेंगे, ठीक है। अब एसेट का आपको कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि द रिसोर्सेस मस्ट बी वैल्यूएबल, मतलब जो भी रिसोर्सेस है, मतलब जो संसाधन है वो वैल्यूएबल होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होना चाहिए, कॉस्ट डिटरमाइन करना है आपको, ठीक है। द रिसोर्सेस मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस, मतलब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान में रखना है कि आप एसेट तभी उसको कहेंगे जब उसका मालिकाना हक आपका है, ठीक है। द रिसोर्सेस मस्ट बी एक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट, मतलब जो संसाधन है उसको आप कुछ ना कुछ पेमेंट करके ही लाए होंगे, तभी उसका कुछ मनी वैल्यू है, ठीक है। जैसे आप फर्नीचर खरीदे तो 10,000 पेमेंट किए होंगे तो 10,000 का फर्नीचर लाए, ठीक है। तो वो फर्नीचर का वैल्यू कितना है, 10,000 का है, इसीलिए वो आपके लिए क्या है, एसेट है। क्योंकि आप जब उसको बेचेंगे तो कुछ ना कुछ कैश आपको मिलेगा, और कैश में जहां कन्वर्ट हुआ तो उसको एसेट कहेंगे। एसेट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एसेट को दो भाग में बांटा गया है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, ठीक है। अब करंट एसेट किसको कहते हैं, तो 12 महीने के अंदर अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो क्या होता है, करंट एसेट। और 12 महीने के बाद अगर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट क्या क्या होता है, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब आप खरीदते ही हैं ये सोच करके कि अब 2 साल 3 साल 10 साल इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इमीडिएटली आप उसको कैश में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आप बिल्डिंग अभी तुरंत खरीदे हैं तो बिल्डिंग तुरंत बेच दीजिएगा क्या, नहीं, इसको 1 साल या 10 साल या 5 साल चला लेंगे, यूज कर लेंगे, उसके बाद ही उस बिल्डिंग को बेचेंगे। मशीनरी हम लोग खरीदे हैं क्या, 1 ही साल यूज करने के लिए, 2 साल 3 साल यूज करेंगे, उसके बाद कैश में कन्वर्ट करेंगे। तो जो लंबे समय तक आपके पास रहता है, मतलब 12 महीने से अधिक, 1 साल से अधिक आपके पास रहता है, और उसको आप खरीदते ही हैं ये इंटेंशन से कि उसको आप 1 साल से ज्यादा चलाने वाले हैं, यूज में लाने वाले हैं, उसके बाद उसको बेचने वाले हैं, ठीक है। तो 1 साल से ज्यादा क्योंकि आप यूज करके उसको कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब करंट एसेट इसका जस्ट अपोजिट, जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग करंट एसेट कहेंगे। करंट एसेट का एग्जांपल कैश खुद होता है, क्योंकि कैश को कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होता है। और बैंक बैलेंस, बैंक में अगर आपका पैसा है तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो 1 साल के बाद आप निकालें, 2 साल के बाद निकालें, कभी भी निकाल सकते हैं। तो 12 महीने के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको करंट एसेट कहेंगे,
ठीक है। और क्या हुआ करंट एसेट का एग्जांपल डेटर्स, जैसे कि अभी मोहन के एग्जांपल दिए थे। मोहन जो आपका कस्टमर है जिसको आप सामान उधार दिए हैं, तो कल जाकर के वो पैसा तो आपको देगा, इसलिए मोहन भी करंट एसेट है। और मोहन क्या 1 साल के बाद आपको पैसा देगा, अगर वो 1 साल के बाद पैसा देगा ना तो आप उसको अगले बार सामान ही नहीं बेचिएगा, ठीक है। तो मोहन आपका करंट एसेट है क्योंकि वो 1-2 महीना के अंदर आपको पैसा दे देगा, ज्यादा साल भर के अंदर पैसा दे देगा, इसलिए उसको भी करंट एसेट कहेंगे। बिल्स रिसीवेबल भी क्या होता है करंट एसेट, क्योंकि ये जनरली 3 महीना के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको हम डेफिनेशन दिखाते हैं। नॉन करंट एसेट का डेफिनेशन क्या है और करंट एसेट का डेफिनेशन क्या है, ये देखिए। जैसा कि आपको ये बताया गया था सेम चीज। नॉन करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन इट रेफर्स टू दोज एसेट व्हिच आर हेल्प फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मीट फॉर सेल। मतलब आप ऐसा एसेट को खरीदते ही ये सोच करके कि आपको इसको बेचना नहीं है, इसको यूज करना है लंबे समय तक, ठीक है। जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब आप खरीदते कब है, ये सोच करके खरीदते हैं कि आप इसको लंबे समय तक चलाने वाले हैं, ठीक है। 2 साल 3 साल 4 साल जितना दिन, जितना भी ज्यादा इसको यूज कर सके उतना ज्यादा यूज करेंगे, उसके बाद बेचेंगे, जो पैसा मिला तो मिला, ठीक है। तो इसीलिए इसको फिक्स्ड एसेट भी कहा जाता है और नॉन करंट एसेट भी कहा जाता है, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट को 2 भाग में बांटा गया है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। ये देखिए फिक्स्ड एसेट आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। अब बोलेंगे कि सर टेंजिबल एसेट क्या होता है और इनटेंजिबल क्या होता है, तो इंग्लिश से अगर आप इसका हिंदी करेंगे तो टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हैं और जिसको देख सकते हैं उसको टेंजिबल कहते हैं, और इनटेंजिबल मतलब जो इनविजिबल होता है, जिसको आप ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, उसको इनटेंजिबल। तो आप बोलेंगे सर इसको एसेट में आप बताइए कि कोई एसेट का एग्जांपल जो टेंजिबल हो और इनटेंजिबल हो, ठीक है। तो टेंजिबल मतलब जितना भी चीज जो आपका बिजनेस का है, ठीक है, एनीथिंग जो आपके बिजनेस का है ना और उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं टेंजिबल एसेट, ठीक है। कोई भी चीज जो आपके बिजनेस में है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि अभी क्लासरूम हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास बेंच है, टेबल है, चेयर है, ठीक है, ये सारा चीज छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। टेबल को छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये जो बोर्ड है आपके पास स्मार्टफोन, इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसको अगर हम बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कैश में कन्वर्ट होगा तो एसेट होगा, ठीक है। और टेंजिबल एसेट भी है क्योंकि इसको छू सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल क्या होता है, जिसको ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, उसको ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हैं क्या, छू सकते हैं, वो बस इंस्टॉल होता है डिवाइस में, ठीक है। तो ये भी एसेट है कि नहीं, आप सॉफ्टवेयर बेच करके पैसा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं, तो कैश में कन्वर्ट होता है ये भी, इसलिए इसको इनटेंजिबल एसेट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, प्लस इसको आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एसेट तो होगा ही, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पहचानना है कि टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, तो इनटेंजिबल इसीलिए है क्योंकि इसको आप ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। और भी एग्जांपल जैसे कि माइनिंग राइट। अब आपको पता होगा कि जैसे कोयला का खदान होता है तो वहां पर किसी एक को राइट दिया जाता है कि चलो 10 साल तक तुम वहां से कोयला निकालो, बेचो, जो मुनाफा होगा सरकार को देना, ठीक है, क्योंकि सरकार ही तो राइट देता है ना। तो वो राइट दिया है किसी आदमी को कि तुम यहाँ से कोयला निकालो, बेचो, जो फायदा होगा हमको देना, कुछ हिस्सा तुम भी रखना, ठीक है। तो ये जो अधिकार दिया गया है माइनिंग राइट, इसको आप ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, लेकिन इसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप चाहें तो अपना अधिकार को दूसरे को ट्रांसफर कर दे, जैसे हम नहीं चाहते हैं कि हम कोयला खदान में काम करें, तो अपना कोई दोस्त को दे देंगे, तो दोस्त को देंगे, उसके बदले हम बोलेंगे चलो हम माइनिंग राइट तुमको ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बदले हमको कुछ पैसा दो, ठीक है। तो कैश में कन्वर्ट हो रहा है तो एसेट होगा, ठीक है। और इनटेंजिबल क्यों है, क्योंकि ये जो माइनिंग राइट है, जो अधिकार है, इसको आप ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, ठीक है। और भी इसका एग्जांपल होगा, देखिए यहाँ सॉफ्टवेयर है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, प्रीपेड एक्सपेंस, माइनिंग राइट,
ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब बोलेंगे सर ये पेटेंट और गुडविल, कॉपीराइट ये सब क्या होता है? तो कॉपीराइट का नाम आप बहुत बार सुने होंगे, जैसे कि YouTube ये सब में कोई वीडियो का कॉपीराइट आ जाता है। कैसे आता है? क्योंकि आप सेम चीज बना देते हैं जिसमें कोई कंपनी मुहर लगवा चुका है कि ये मेरा ही है। जैसे कोई गाना, ठीक है, कोई गाना कोई अगर सिंगर गा दिया तो उस गाना को कोई और गा करके अगर यूट्यूब में डालता है तो कॉपीराइट का इशू डाल देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कॉपीराइट है, किसी का अधिकार है, गाया हुआ उसका है। ठीक है, तो उसके अलावा वो और कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई और उसको गा करके यूट्यूब में नहीं डाल सकता। अगर डाला तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। जैसे कोई बुक, ठीक है, जैसे डीके गोयल का बुक, तो डीके गोयल का बुक जो लिख रहा है, जो उसका राइटर है, वही उसको पब्लिश भी कर सकता है। कोई और अगर अपने से पब्लिश करेगा तो कॉपीराइट का केस ठोक देगा उसके ऊपर। ठीक है, तो फाइन भी भरना पड़ जाएगा। तो ये कॉपीराइट क्या होता है? ये भी आप ना छू सकते हैं, ना देख सकते, ये अधिकार होता है किसी का। हाँ, अब आपको हम गुडविल बताते हैं। गुडविल क्या होता है? गुडविल एक तरह का इमेज होता है, ठीक है, जो लंबे समय तक काम करते हैं और अपना इमेज बनाते हैं। इसको गुडविल के टर्म्स में हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं। जैसे कि देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना नेम एंड फेम के ही नाम से आज जाना जाता है, इतना ज्यादा पॉपुलर है, उसका इमेज बना हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट अगर वो बनाएगा ना तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पर वो उसका सेल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना कंपनी को बेचना चाहता है किसी को, तो जितना उसका वैल्यू है उतना तो लेगा। मान लीजिए उसका कंपनी का दाम 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में बेच देगा, लेकिन उसके साथ साथ वो गुडविल का भी पैसा लेगा। बोलेगा कि हम 10 साल तक 20 साल तक इसमें काम किए हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऐसा नाम है कि तुम कहीं पर भी जाओगे तो मेरा सामान बिक जाएगा, तो हमको कंपनसेशन दो। ठीक है, जो हम गुडविल अपना इमेज बना करके रखे, इतना दिन हम मेहनत किया, इसमें प्रॉफिट कमाए हैं, तो तुमको बना बनाया मिल रहा है, तो उसके बदले तुम हमको कुछ गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 10 साल जो हम इसमें मेहनत किए हैं उसका कंपनसेशन दो। अचानक से तुम आया और तुमको थोड़ी ना गुडविल बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो बना हुआ गुडविल आपको अगर लेना है तो गुडविल खरीदना पड़ता है। ठीक है, जैसे अभी कोई एक इंस्टीट्यूट का भी अगर नाम लिया जाए, ठीक है, जैसे ब्रदर्स एकेडमी। ब्रदर्स एकेडमी अगर वो जो मालिक है वो किसी और को बेचना चाहेगा तो ब्रदर्स एकेडमी नाम से ही कोई उसके पास जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, और उस नाम से अब वो टीचर तो नहीं रहा, उसका मालिक तो अब दूसरा कोई हो गया। ठीक है, तो दूसरा मालिक हो गया, फिर भी वहां स्टूडेंट जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसका नाम से जा रहा है, ब्रदर्स एकेडमी के ही नाम से जा रहा है। ठीक है, तो वो अगर बेचेगा तो अपना गुडविल का भी पैसा लेगा। आ समझ में गुडविल क्या होता है? अब बात करते हैं करंट एसेट। ये देखिए करंट एसेट। Current asset are those assets which are meant for sale or which the management would want to convert into cash within 1 year। मतलब जिसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा चीज जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर, तो उसको हम लोग करंट एसेट कहेंगे। जैसे कैश तो खुद कैश में कन्वर्टेड, इसको क्या आप कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो 1 साल लगेगा क्या इसको कैश में कन्वर्ट करने में? ये तो खुद कन्वर्टेड है। ठीक है, डेटर्स, जो कस्टमर है जिसको आप सामान उधार दिए उसको 1 साल से ज्यादा का टाइम देते हैं क्या कि जाओ आराम से अगले साल तुम पैसा देना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये भी करंट एसेट होता है क्योंकि ये 1 साल के अंदर इसको पैसा देना लगता है। अगला है बैंक बैलेंस। बैंक में आपका बैलेंस है तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, आपको 1 साल नहीं लगेगा वहां से पैसा निकालने में, कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होता है? करंट एसेट होता है। बिल्स रिसीवेबल क्या है? ये भी करंट एसेट है क्योंकि ये 3 महीना के अंदर, जनरली 3 महीना के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको बिल्स रिसीवेबल को भी करंट एसेट कहते हैं। अब बात करते हैं फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। ये शायद कहीं आप पढ़े होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक-एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। तो फिक्टिशियस और नॉमिनल दोनों एक ही नाम है, तो आप इसको फिक्टिशियस भी बोल सकते हैं, नॉमिनल भी बोल सकते हैं। अब ये होता क्या है एक्चुअली में कि these are the asset which can not be realized in cash or not further benefit can be derived from these assets। for example advertisement expense। अब ये ऐसा एसेट होता है ना जिससे आपको लंबे समय तक बेनिफिट मिलते जाता है।
ठीक है, लेकिन आप इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को। जैसे कि मान लीजिए कि हम बैनर बनवा लिए, पैम्पलेट बनवा लिए, तो ये सारा चीज भी मेरे लिए एसेट है। ठीक है, बैनर मतलब एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, तो इसको अगर हम कहीं पर लगा देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, बैनर बनवा देते हैं, तो 1-2 साल तक हमको बेनिफिट उससे मिलते रहेगा। इनडायरेक्टली वो हमको बेनिफिट देगा। कैसे? कोई भी स्टूडेंट अगर उस बैनर को देखेगा और मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आएगा, ठीक है, तो ट्यूशन पढ़ने आया तो उसके वजह से हमको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है। तो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हम लोग फिक्टिशियस एसेट और नॉमिनल एसेट कहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज इसमें ये भी ध्यान में रखना है आपको कि ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, फिर भी इसको एसेट बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है? फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। ठीक है, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलते रहता है लगातार। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। एसेट के बाद आप लोग एसेट तो समझ गए होंगे कि एसेट क्या होता है, उसमें आपको बता दिया गया करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट क्या होता है। तो एसेट में लगभग आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ लायबिलिटीज देखना है कि लायबिलिटी क्या होता है। तो लायबिलिटी मतलब आप सीधा एक बात समझ लीजिए कि उधार बाकी को लायबिलिटी कहते हैं, जिसको आपको इन फ्यूचर चुकाना है, मतलब पैसा वापस करना है। चाहे तो कहीं से सामान आप उधार लिए हैं तो उसको पेमेंट करना है। ठीक है, उधार अगर लिए हैं तो पैसा देना पड़ेगा ना, आज दीजिए या फिर कल दीजिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं, उधार बाकी को लायबिलिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, इट रेफर्स टू द अमाउंट which the firm owes to the outsider। ठीक है, which the firm FIRM। ठीक है, मतलब जो फर्म है वो आउटसाइडर को उसको चुकाना रहता है पैसा, तो इसको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फिने एंड विजर्ड, लायबिलिटी आर डेब्ट। लायबिलिटी को सिंपली डेब्ट कहते हैं, डेब्ट मतलब उधार। ठीक है, दे आर अमाउंट ओड टू क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स को आपको पैसा देना रहता है। क्रेडिटर तो आपको पता होगा क्या होता है, जो पिछले क्लास में बता दिए थे कि सप्लायर ही क्रेडिटर होता है जनरली, जिससे आप माल उधार मंगवाते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको बता दिया गया था पिछले ही क्लास में कि लायबिलिटी बराबर क्या होता है? एसेट माइनस कैपिटल। लायबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। तो लायबिलिटी को दो भाग में बांटा गया, जैसा कि एसेट को भी बांटा गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि दो तरह का लायबिलिटी, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, तो इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब बाहर वालों को पैसा आपको चुकाना है, तो वो होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे कि आप बैंक से लोन लिए हैं, अपने दोस्त से लोन लिए हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, या फिर किसी थर्ड पार्टी से लोन लिए हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, जिसको आपको चुकाना पड़ेगा। तो वो बिजनेस का नहीं ना है, बिजनेस का मतलब कंपनी के अंदर का अगर आदमी रहा तो वो इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल है क्योंकि बाहर वाला को आपको चुकाना पड़ेगा पैसा, इसलिए ये क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्रेडिटर, ये क्या है? बाहर वाला, आपके घर का तो आदमी नहीं है। ठीक है, चाहे आपके बिजनेस का तो एम्प्लॉय नहीं है, तो इसको आपको चुकाना है पैसा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपको पता होगा। जैसे कि क्रेडिट कार्ड आप लोग लेते होंगे, तो क्रेडिट कार्ड में एक ऑप्शन होता है कि आपके बैंक में पैसा नहीं भी रहे तब भी आप पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, एक लिमिट दिया जाता है कि 1 लाख तक या फिर 2 लाख तक आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपको ब्याज बाद में चुकाना पड़ता है। ठीक है, और जो पैसा आप निकालते हैं उसको भी देना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको ब्याज भी चुकाना पड़ता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपके बैंक में बैलेंस नहीं है तब भी आप एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिए हैं। ठीक है, तो वो भी तो लायबिलिटी है क्योंकि आपको चुकाना पड़ेगा, तो चुकाना पड़ेगा मतलब लायबिलिटी है। एक्सटर्नल लायबिलिटी, बैंक वाला आपके घर का तो आदमी नहीं है। लोन, आप कहीं से लोन लिए हैं, मतलब बैंक से लोन लिए, जो दोस्त से लोन लिए, तो ये सब क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब देखिए इंटरनल लायबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि बिजनेस और जो मालिक होता है वो दोनों को अलग हमेशा समझिए, कभी भी एक आदमी मत समझिएगा कि एक है। जैसे कि मुकेश अंबानी और उसका जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज,
वो दोनों अलग अलग एंटिटी है, उसका कंपनी अलग है, मुकेश अंबानी अलग है। अब कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होगा ना, वो प्रॉफिट को मुकेश अंबानी को देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कंपनी में ही रखेगा, आखिर है तो उसी का नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। जो भी प्रॉफिट होता है वो उसके शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, यानी उसके मालिक को दिया जाता है। अगर आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, आप दुकान खोले तो दुकान में जो भी मुनाफा होगा वो तो आप अपने घर लेके चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी कि बिजनेस में ही छोड़ देंगे। तो बिजनेस अलग चीज है और मालिक अलग चीज है, ठीक है। तो वो बिजनेस के लिए वो जो मुनाफा होता है वो लायबिलिटी होता है, क्योंकि उसको भी अपने मालिक को चुकाना पड़ता है उस प्रॉफिट को, ठीक है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में मान लीजिए कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो वो 1 लाख अपना मालिक को देगा, ना कि अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो ये अलग एंटिटी है, वो अलग एंटिटी, दोनों को अलग अलग आदमी समझ के चलिए, ठीक है। मतलब थोड़ी देर के लिए आदमी तो नहीं है कंपनी, लेकिन अलग अलग एंटिटी आपको समझना है। क्यों समझना है कि दोनों एक नहीं है। इसमें जो प्रॉफिट होगा ना कंपनी में, वो प्रॉफिट अपना मालिक को दे देगा, और जो बिजनेस आप चला रहे हैं वो बिजनेस में भी अगर किसी तरह का लाभ होता है तो वो लाभ किसको मिलता है, उसके मालिक को मिल जाता है। तो इसलिए लायबिलिटी होता है। किसके लिए लायबिलिटी होता है? ये कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, चाहे वो उस बिजनेस के लिए, उस फर्म के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी होता है। तो वो कौन सा लायबिलिटी होता है? इंटरनल लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बताते हैं कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है। जैसा कि आपने एसेट में देखा होगा कि करंट एसेट होता है, नॉन करंट एसेट होता है, उसी तरह लायबिलिटी में भी होता है करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब ऐसा उधार बाकी जिसको आपको 12 महीने के अंदर चुकाना है, तो वो क्या है? करंट लायबिलिटी। और ऐसा उधार बाकी जो अब 12 महीने के बाद चुकाता है, मतलब 1 साल के बाद चुकाते हैं, तो वो क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। देखिए नॉन करंट और फिक्स्ड लायबिलिटी, जैसे कि नॉन करंट को फिक्स्ड बोलते हैं, एसेट में भी आपको पता चला होगा कि इट रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज व्हिच फॉल ड्यू टू पेमेंट इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपको इसमें 1 साल से ज्यादा टाइम लगता है पैसा चुकाने में, मतलब 1 साल के अंदर आप इसमें नहीं चुकाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आफ्टर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन, आप बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिए, 10 साल के बाद उसको आप पैसा देने वाले हैं, ठीक है। 10 साल के लिए लोन लिए, 5 साल के लिए लोन लिए। लोन कभी भी 1 साल के अंदर लेने के लिए हम लोग बैंक नहीं जाते हैं, ठीक है। और बैंक अगर जाते भी तो वो सब शॉर्ट टर्म लोन होता है। लॉन्ग टर्म लोन हमेशा आप याद रखिएगा कि 1 साल से ज्यादा उसका ड्यूरेशन होता है, और 1 साल के बाद ही आप उसको चुकाते हैं पूरा। तो ये सब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी क्या होगा? जो 1 साल के अंदर आपको चुकाना पड़ता है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर जिससे माल आप उधार ले रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं, अगर उसको साल भर के अंदर पैसा नहीं देते, आप उसको बोल देते हैं अगले साल तुमको पैसा देंगे, तो इस साल आपको अगले ही महीना सप्लाई देना वो बंद कर देगा, ठीक है। तो हर महीना अगर आपको सप्लाई करना है, सप्लाई देते रहना है, तो आपको पेमेंट भी उसको हर महीना करते रहना पड़ेगा। तो ऐसे लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि आपको 12 महीने के अंदर ही चुकाना पड़ता है। आप जहां से माल उधार लेते हैं उसको पेमेंट भी 1 साल के अंदर आपको देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म लोन, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट है, मतलब 12 महीने के अंदर का बात हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आपको स्पेशल ट्रांजैक्शन में समझा दिया जाएगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है, एडवांस इनकम क्या होता है। ये सारी चीज आपको स्पेशल ट्रांजैक्शन, जैसा कि आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो लायबिलिटी खत्म हो गया, एसेट खत्म हो गया। आपको ड्राइंग पिछले ही क्लास में बताया था कि ड्राइंग क्या होता है। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज और प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्राइंग्स। मतलब आपके बिजनेस में जो पैसा पड़ा हुआ है ना, उस पैसा को या तो आप निकाल लिए, क्यों निकाले? पर्सनल यूज के लिए। ये देखिए यहाँ पर्सनल यूज याद रखिएगा, पर्सनल यूज के लिए या तो आप कैश निकाल लिए, चाहे तो गुड्स निकाल लिए, ठीक है, और अपने घर में यूज कर लिए, चाहे किसी दोस्त को दे दिए, ठीक है, या फिर अपना पर्सनल यूज कैसे भी कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपना बिजनेस से अगर पैसा निकाल लेते हैं, चाहे गुड्स निकाल लेते हैं अपने निजी उपयोग के लिए, तो उसको हम लोग ड्राइंग्स कहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए बिजनेस से आप 5000 कैश निकाल लिए और गुड्स 2000 के निकाल लिए, तो टोटल ड्राइंग क्या हो जाएगा?
7,000 का टोटल ड्रॉइंग हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका पूंजी क्या होगा, घट जाएगा 7,000 से। तो कैपिटल आपको बताया था पिछले क्लास में कि कैपिटल भी क्या होता है। तो जो आप टोटल पूंजी लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। देखिए, इट रेफर्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट। मतलब जो मालिक होता है वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो या तो वो पैसा लगा के बिजनेस शुरू करे, चाहे तो गुड्स लगा दे, उसके पास गुड्स रहेगा तो गुड्स लगा करके, जैसे कि हम बुक शॉप खोलना चाहते हैं, मतलब किताब का दुकान खोलना चाहते हैं, मेरे पास पहले से घर में बहुत सारा किताब है, तो वही किताब लगा करके हम अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो गुड्स भी लगा दी। एसेट, कुछ फर्नीचर का जरूरत है अपने बिजनेस में, ठीक है, फर्नीचर का, मशीनरी का, मेरे घर में वो फर्नीचर भी है, मशीनरी भी है, तो वो एसेट से हम अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो ये तीनों का वैल्यू क्या हो जाए, कैपिटल। जैसे बिजनेस में आप 1,000 कैश लगा दिए, गुड्स आपके घर में मान लीजिए कि 3,000 का किताब था, ठीक है, और एसेट मान लीजिए फर्नीचर 5,000 का था, तो टोटल कितना हो गया, 9,000। तो ये 9,000 आपके लिए क्या होगा, कैपिटल होगा, जो कि आप बिजनेस शुरू कर दिए ये कैपिटल से। समझ में आया? तो इट रेफर्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, मालिक को प्रोप्राइटर कहते हैं। तो प्रोप्राइटर ही पैसा निवेश करता है बिजनेस शुरू करने के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट में से लायबिलिटीज को घटा देंगे तो मेरा कैपिटल निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इस फॉर्मूला को समझने के लिए आप ये समझिए कि मान लीजिए आपके बिजनेस में 10,000 रुपया पैसा है, ठीक है, कैश को एसेट कहते हैं कि नहीं, और बाकी कहीं पर 5,000 है, ठीक है, 5,000 रुपया बाकी रखिए, उधार बाकी, ठीक है, जो आपको चुकाना है, तो लायबिलिटी है। तो 10,000 में से 5,000 घटा देंगे तो 5,000 निकलेगा, और ये 5,000 क्या होगा आपके लिए, कैपिटल होगा, ठीक है। तो कैपिटल निकालने का ये रहा फॉर्मूला। ये बस सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे बहुत सारा एग्जांपल आएगा जब अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर चालू कर लेता हूं, ठीक है। तो ड्राइंग्स भी आपको समझ में आ गया, कैपिटल भी समझ में आ गया। इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज द कंसीक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कोई ट्रांजैक्शन हुआ मतलब इवेंट हुआ, ठीक है। जैसे कि एक कस्टमर आया मेरे दुकान में किताब खरीदने के लिए, मेरा किताब का दुकान है, ठीक है, वो बोला कि हमको ये किताब चाहिए और 500 का किताब था, वो 500 रुपया हमको दे दिया। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ, पैसा का लेन देन हुआ, तो इवेंट हो गया, मतलब वो बुक का सेल हो गया, इवेंट हो गया। समझ में आया? आगे आपको अकाउंट समझाते हैं कि अकाउंट क्या होता है। देखिए, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, तो ये बनता कैसे, इसको टी शेप हम लोग कहते हैं, ठीक है। अकाउंट हमेशा टी शेप में बनता है। ये देखिए टी शेप यहाँ दिख रहा है, ये है टी शेप, ठीक है। उसके बाद इसमें लेफ्ट साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, लेफ्ट साइड को डेबिट साइड और राइट साइड को क्रेडिट साइड। क्रेडिट को हम लोग CR से डिनोट करते हैं और डेबिट को हम लोग DR से डिनोट करते हैं। ये आपको DR यहाँ दिख रहा है ना, DR, ठीक है। अब इसमें डेट का कॉलम बनता है, पार्टिकुलर्स का कॉलम बनता है, अमाउंट का बनता है, फिर इधर भी डेट का, पार्टिकुलर्स का और अमाउंट का, जिसमें हम लोग सेल के बारे में लिखते हैं। ये एक तरह से अकाउंट क्या होता है, समरी होता है, ठीक है। जैसे आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का क्या इरादा है आपको, ठीक है। आप किसी का खाता अगर मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब उस खाते में आपको टोटल उसका जानकारी मिल जाएगा जिसका आप खाता बनाए हैं। जैसे कि मोहन कस्टमर है आपका, अब उसको सामान आप हर महीने उधार देते हैं, ठीक है, तो टोटल साल के अंत में मोहन आपसे कितना उधार लिया है आपको पता करना है। तो आप क्या पूरा एक किताब सारा पेज पलट पलट के देखते जाएंगे कि हाँ इस तारीख को मोहन इतना दिया था, इस तारीख को मोहन इतना दिया था, तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो एक मोहन का सेपरेट अकाउंट अगर आप बना देते हैं एक ही पेज में, तो आप देखिएगा कि इतना तारीख को, 1 तारीख को मोहन इतना का 1,000 का लिया, ठीक है। मान लीजिए 2 तारीख को 1 मई, 2 मई को मान लीजिए 2,000 का लिया, ठीक है। मान लीजिए 15 मई को जो मोहन था फिर किताब लिया, 3,000 का ले लिया, ठीक है। अब साल का जब अंत होता है
तो हम लोग लास्ट में सीधा टोटल कर देंगे, पता नहीं चल जाएगा टोटल आज तक ये हमसे कितना उधार लिया है, 6000 का उधार लिया है। तो खाता बनाने का यही खासियत है कि उस खाते में आप जिसका भी खाता बनाना चाहते हैं उसका पूरी तरह से जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाएगा, मतलब 10 पेज पलट के आपको देखने का कोई जरूरत नहीं। तो ये एक तरह से क्या होता है, समरी होता है, जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शन का समरी। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में बहुत सारा ड्रामा पढ़ते होंगे, चाहे तो पूरा चैप्टर पढ़ते होंगे, तो चैप्टर 4-4 पेज 5-5 पेज का चैप्टर रहता है, ठीक है। तो जब चैप्टर खत्म होता है तो अंत में एक समरी रहता है जो एक पेज में पूरा कहानी आपको बता देता है, ठीक है। तो 9th आप पढ़ के आए होंगे तो समरी अच्छी तरह से समझते होंगे। उसी तरह से ये अकाउंट है, साल भर में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको एक जगह समराइज फॉर्म में आपको मिल जाता है, ठीक है, और एक ही जगह आपको उसको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो इसको हम लोग अकाउंट कहते हैं। तो अकाउंट आप समझ गए होंगे। ऊपर में हम लोग अकाउंट का नाम लिखते हैं, इधर डेबिट लिखते हैं, इधर क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। ये टी शेप में बनता है, लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑल अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड, 2 साइड में इसको बांटा जाता है। लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं, डेबिट साइड, और राइट साइड को क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड। डेबिट को डीआर से हम लोग डिनोट करते हैं, क्रेडिट को सीआर से डिनोट करते हैं, और अकाउंट को, जो अकाउंट यहाँ पर बन रहा है वो टी शेप में बनता है, और अकाउंट को A/C से शॉर्टकट में हम लोग डिनोट करते हैं। जैसा कि डेबिट का आप देख रहे थे कि डेबिट को हम लोग डीआर से डिनोट कर रहे थे, है ना। उसी तरह क्रेडिट, यहाँ पर अकाउंट को हम लोग A/C से डिनोट करते हैं। अब अकाउंट का डेफिनेशन अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब ये एक तरह से समरी है, जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ उसका समरी है एट वन प्लेस, मतलब एक ही जगह। आपको पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट खोल के देखने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि 100 पेज आपको पलट के देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक ही जगह पर पूरा जानकारी मिल जाएगा समरी में, ठीक है। टू अ पार्टिकुलर हेड, एक ही हेड में। जैसे कि आप मोहन का खाता देखना चाहते हैं तो मोहन वाला पेज निकालिए, ठीक है, जहां मोहन का अकाउंट बना है उसको निकालिए, और उसमें पूरी तरह से जानकारी आपको एक जगह मिल जाएगा। तो आगे आपको अभी इतना ही समझना है कि अकाउंट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और ज्यादा क्लियर होते जाएगा हर एक चीज। कार्टर के हिसाब से एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड form of all transaction that has taken place with a particular person or things specified, ठीक है। ये एक तरह से लेजर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक जगह समरी के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ समराइज्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका समरी एक जगह आपको मिल जाता है, ठीक है। हैज टेकन प्लेस, जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है। पार्टिकुलर पर्सन, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का आपको एक जगह मिल जाएगा। अब देखिए, यह अकाउंट एक और आपको डेफिनेशन मिल रहा है। एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पार्टिकुलर पर्सन, ठीक है। अकाउंट क्या होता है, ये जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है उसको, उसका समरी आपको एक जगह पे ही मिल जाता है। जैसे कि किसी पर्सन का, चाहे कोई एक आइटम का है, उसका खाता आपको एक जगह पर मिल जाएगा। तो अभी आपको अकाउंट में कुछ खास नहीं समझना है, क्योंकि अभी जस्ट आप स्टार्ट ही किए, तो बस इतना ही समझिए कि अकाउंट टी शेप में बनता है। लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। डेबिट को डीआर से डिनोट करते हैं, क्रेडिट को सीआर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा आपको कुछ अभी नहीं समझना है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ मिस भी हो जा रहा है जिसको आप अभी अच्छे से नहीं समझ में पा रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे करके आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग टच करेंगे। अब आपको बताते हैं कि एक्सपेंस क्या होता है। ये देखिए, एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर आप गुड्स और सर्विस, किसी को सर्विस दे रहे हैं, चाहे गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो फिर उसमें कॉस्ट तो कुछ लगा होगा। जैसे कि आप किताब ही बेच रहे हैं, आपका किताब का दुकान है, तो किताब को खरीदे भी तो होंगे कहीं से। जैसे 100 रुपए की किताब है, 80 रुपए में आप खरीदे होंगे, तो 80 रुपया क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है। जो कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, उसी को आप एक्सपेंस कहेंगे, मतलब खर्चा। एक्सपेंस मतलब खर्चा, ठीक है। तो एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द
गुड्स और सर्विसेज। फिने एंड मिलर के हिसाब से एक्सपेंस का डेफिनेशन देखिए, एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो आपका खर्चा होता है उसी को एक्सपेंस कहते हैं। अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब आप सेल समझ लीजिए सीधा, जैसे किताब आप 100 रुपए में बेचे तो 100 रुपए आपके लिए रेवेन्यू हो गया। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है, ये सब खर्चा का नाम दिया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।